Friends, welcome back. I am here Mehndi Hassan and you are watching Legal Professional Classes. I am here with a new video of Legal Term Part 4. This is the second last video of Legal Term. There will be another one video of Legal Term that in which cover only 5 to 7 words. If you haven't watched the first, second and third part of Legal Term, then you please go through the link given in the description and must watch there. That it should be very clear to all of you and very useful for upcoming examinations as like law entrance examination. As you are students of law, it will so useful for you. Now I am starting one by one words with explanation and example. First one is ex officio, means मेंस बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, वैसा मैन जो उस वर्च्यू उस गुण वैसा पर्सन जो उस ऑफिस के लायक हो, उसमें वैसा गुण होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर ऑफिस के लिए जो है वो एक हकदार बन सके. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. दिस फ्रेज एक्स ऑफिसियो रेफर्स टू दैट पावर while not expressly conferred upon an official are necessarily implied in the office. A judge has ex officio power of the conservative of the peace. For example, every person of his office is ex officio. इसका मतलब है कि किसी भी ऑफिस के लिए, किसी भी पर्टिकुलर ऑफिस के लिए उसमें एक पर्सन चूज़ किया जाता है जो उसके लायक होता है, उसमें उस टाइप का जो है गुण होता है जो उसका हकदार होता है. ऑफिस में यदि कोई भी ऐसा पर्सन दिखता है, कोई भी एम्प्लॉयर दिखता है, तो वो उसमें जो है उस ऑफिस के लिए कोई ऐसा वर्च्यू होगा, उसके पास कोई ऐसा गुण होगा जिसके लिए जो वहाँ एम्प्लॉयड हो चुका है. जैसे एग्जांपल में है कि एवरी पर्सन ऑफ हिज ऑफिस इज़ एक्स ऑफिसियो, वैसा हर आदमी जो ऑफिस में एम्प्लॉयड हो चुका है उसमें वैसा गुण होगा. हमारे जो है कोर्ट में जज जो होते हैं उनके पास खुद का गुण होता है जो कि अपने कोर्ट में जो अपनी प्रोसीडिंग्स को अपने इशारों पर या फिर अपने कमांड पर जो है प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट है एक्स पार्टी. एक्स पार्टी का मतलब होता है एन एक्स पार्टी इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग इज कंडक्ट फॉर द सेम बेनिफिट्स ऑफ ओनली वन पार्टी. जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि दो पार्टी है, जब केस होता है तो उसमें दो पार्टी होते हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट. प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बारे में जो है फर्स्ट वीडियो में ही क्लियर कर चुके हैं, उसको जो है आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू जाकर देख सकते हैं. तो किसी केस में दो पार्टी होते हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट. जब कोई ऐसा डिसीजन किसी एक पार्टी के सुनवाई पर किया जाता है तो वैसे सिचुएशन को जो है एक्स पार्टी जजमेंट कहा जाता है. वही इसमें कहा गया है एन एक्स पार्टी जुडिशियल प्रोसीडिंग इज कंडक्ट फॉर दिस ओनली बेनिफिट्स ऑफ वन पार्टी. सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के बेनिफिट्स के लिए किया जाता है. उसमें जो है सिर्फ एक ही पर्सन का सुनवाई किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, Mr. Ashish wants to divorce Mrs. Sakshi. She lived with new addressed house with his parents. On the basis of it, court passed a decree on ex party of judicial proceeding. इसमें कहा गया है कि मिस्टर आशीष जो है मिसेस साक्षी से डाइवोर्स लेना चाहता है. कुछ खटपट हुआ होगा इसलिए लेना चाह रहा है. तो मिसेस साक्षी जो है कुछ प्रॉब्लम की वजह से अपने पेरेंट्स के घर रिसाइड हो चुकी है, वहाँ पर जो है रहने लगी है. और वो भी जो है न्यू एड्रेस हाउस में जहाँ वो पहले रहा करती थी वो घर भी जो है छोड़ चुकी है और दूसरे एड्रेस पर रहने लगी है. तो इस अनुसार जो है मिसेस साक्षी के प्रेजेंट ना हो पर या फिर उसको इस प्रोसीडिंग्स का पता ना होने पर या फिर उसका नोटिस उस तक ना पहुँच पाया या फिर वो इस प्रोसीडिंग्स में भाग नहीं ले पाई, इस वजह से जो है मिस्टर आशीष को
एक्स पार्टी के अनुसार यानी कि वन पार्टी बेनिफिट्स के अनुसार जो है उसको डिवोर्स दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट है एक्स फैक्टो लॉ, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब है इट मीन्स आफ्टर द एक्ट। इसका मतलब होता है आफ्टर द एक्ट। इसका सिंपली जो एक्ट हो रहा है यहाँ पर लॉ से रिलेटेड है। एक्ट का मतलब कोई ऐसा लॉ हो, उसके बाद कोई भी ऐसा कमिटमेंट हुआ हो या फिर कोई ऐसा केस बना हो, वो कहा जा रहा है यहाँ पे। इट मीन्स आफ्टर द एक्ट विच रेफर्स टू लॉ एडप्ट आफ्टर एन एक्ट इज कमिटेड मेकिंग इट इलीगल ऑल्दो इट वाज लीगल व्हेन डन और इंक्रीज ए प्लेंटी फॉर ए क्रिमिनल आफ्टर इज कमिटेड। इसमें कहा जा रहा है कि जब कोई कानून प्रेजेंट में एग्जिस्ट में नहीं था तब तक जो है उस समय का उससे रिलेटेड कोई भी कमिटमेंट या फिर कोई भी वर्क जो है लीगल कहा जाता था, उसको जो है इलीगल या फिर अनलॉफुल में जो है नहीं गिना जाता था। जैसे एग्जांपल में हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872 में पारित हुआ, अप्रैल 1872 में इसे बनाया गया। उस समय तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अनलॉफुल होते थे, वो कोई भी कमिटमेंट होता था, कोई भी वर्क होता था, तो उसको जो है इलीगल नहीं माना जाता था। उसके बारे में कुछ स्रोत ही नहीं था, कुछ लॉ बना ही नहीं था जो उसको इलीगल कहा जाए। तो वही इसमें कहा जा रहा है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अपने लॉ बनने से पहले का जो भी एक्ट होता है वो इलीगल कहलाता है, और जब एक्ट पारित होने के बाद जो भी हम लोग एक्ट करते हैं वो एक्स पोस्ट फैक्टो कहा जाता है, कि जो है अपने लॉ के एग्जिस्ट में आने के बाद में किया गया जो वर्क होता है वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है इंटर एलिया। ये एक जो है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एमॉन्ग अदर थिंग। इंटर एलिया मतलब एमॉन्ग अदर थिंग। दिस फ्रेज इज ऑफन फाउंड इन लीगल प्लीडिंग्स एंड रेटिंग्स ऑफ स्पेसिफिक वन। इसमें कहा जा रहा है कि कोई ऐसा इंटर एलिया को जो है सिंपल जो है एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई केस लॉ है, कोर्ट में उसका प्रोसीडिंग्स चल रहा है, उसमें सारे जो है दो एडवोकेट के बीच में जो भी बहस हुई, जो भी उसमें पॉइंट रखा गया जज के सामने, इसके बाद भी कुछ ऐसा पॉइंट बच जाता है जो कि जो है अगले नेक्स्ट डेट में जो है उसको कवर किया जाता है। उसमें एक उस बहस के लिए जो है कुछ एक टाइम पीरियड जो है फिक्स रहता है किसी एक केस के लिए, या तो 15 मिनट्स 30 मिनट्स इस तरह से जो है टाइम फिक्स रहता है। वही इसमें कहा जाए कि एमॉन्ग अदर थिंग्स का मतलब होता है कुछ अन्य बातों के अलावा, जो अपने जो प्रेजेंट में जो बहस हुए उस बहस के अलावा जो है जो भी मटेरियल या फिर पॉइंट है उसको नेक्स्ट डेट में जो है उसको सुनवाई किया जाएगा। एग्जांपल में ये द जज सेज इंटर एलिया दैट द टाइम टू फाइल द एक्शन हैड पास्ड। जो टाइम था वो कंप्लीट हो गया, अगले नेक्स्ट टाइम में जो उसको क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटर कुरियाई मीन्स वांट्स ऑफ केयर और नेग्लिजेंस व्हेन ए गुड पॉजेज टू केयर इट बट गुड वेर लॉस्ट। इंटर कुरिया मतलब होता है कि वैसा जो गुड्स हो, कोई गुड्स है उसको किसी सेकंड पर्सन के हाथों में पॉजेस्ट किया गया हो, तो उस पॉजेस्ट करने के दरमियान उसमें जो भी एज ए बेलमेंट का जो लॉज अप्लाई होता है, तो उसमें सिंपली ये भी कवर होता है कि कोई भी पोजीशन किसी का बेलमेंट कोई गुड्स ट्रांसफ़र हुआ है तो उसका जो है ड्यूटी बनता है कि उस गुड्स का केयर किया जाए। ये जितने भी लीगल टर्म है ये एक तरह से जो हिंदी में अपने आते थे, एक शब्द के बदले अनेक अर्थ, या फिर अनेक शब्दों के बदले एक अर्थ, सेम टू सेम लीगल टर्म भी जो है
इसी पर बेस्ड है। वही जस्ट इसमें कहा गया कि इंटर कोरिया में कोई ऐसा गुड्स किसी को पोजेस किया जाता है तो उसमें जो है प्रॉपर केयर होना ज़रूरी होता है। इसी एक्सप्लेनेशन को जो शॉर्ट में इंटर कोरिया कहते हैं। नेक्स्ट है इंटर से मीन्स अमॉन्ग देमसेल्फ, मीनिंग दैट फॉर इंस्टेंस सर्टेन कॉर्पोरेट राइट आर लिमिटेड ओनली टू बी शेयर होल्डर ओनली टू दी ट्रस्टी एज ए ग्रुप। बहुत सा ऐसा कॉर्पोरेट कंपनी देखे होंगे जिसमें बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं किसी ग्रुप या फिर किसी ट्रस्टी में, जिसमें सभी लोगों के अपने अपने प्रॉफिट्स और जो है लॉसेस होते हैं। बस इसी को जो है इसी बड़े से साम्राज्य को जो है ऐसे एग्जाम्पल की तरह जो है कहा गया है। अमॉन्ग देम सेल्फ, इंटर से का मतलब होता है अमॉन्ग देम सेल्फ, खुद में। क्लियर है? इंटर से का मतलब होता है अमॉन्ग देम सेल्फ। किसी भी चीज़ के लिए जो है कोई ऐसा ग्रुप या ट्रस्टी बनाया जाता है तो उसमें जो है खुद उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रोसीडिंग्स होता है, कोई भी ऐसा कार्य होता है तो खुद से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कोई अलग जो है आकर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। एग्जांपल में तो बता ही दिया गया, कोई ऐसा कॉर्पोरेट कंपनी है तो उसका राइट होता है कि उसमें जितने शेयर होल्डर्स हैं वही उसमें जो पार्टिसिपेट लेंगे या फिर कोई ऐसा वर्क करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है इंटरव्यूज, मीनिंग दैट बिटवीन द लिविंग। इसका मीनिंग क्या है? बिटवीन द लिविंग। इन ऑर्डर ऑफ एन इंटरव्यू गिफ्ट टू बी complete, there must be a clear manifestation of the giver intent to be released to the donee. It is different from gift causa moritus. इंटरव्यूवर्स में सिंपली जो है जो डोनर होता है डोनी को कुछ गिफ्ट या फिर कोई क्लियर मैनिफेस्ट जो है ट्रांसफ़र करके उसको रिलीज़ कर देता है। ये जो है कॉजा मोरिटस से जो है अलग है। कॉजा मोरिटस में होता है क्या कि जो कोई भी ऐसा गिफ्ट है या फिर प्रॉपर्टी, खास तौर पर प्रॉपर्टी में होता है, प्रॉपर्टी जो है किसी के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसमें ये लिख दिया जाता है कि मरणोपरांत जो है उसका हकदार जिसको ट्रांसफ़र किया गया उसका हो जाएगा। सिंपली यही है इंटरव्यू, मतलब कि कोई भी ऐसा गिफ्ट हो या फिर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, प्रॉपर्टी हो, उसको ट्रांसफ़र करके जो है रिलीज़ कर देता है। क्लियर है? नेक्स्ट है इप्सो फैक्टो, मीन्स बाय फैक्ट इटसेल्फ। दिस टर्म implied to convey the idea that something which has been done contrary to law is void. For example, if a married man during the life of his wife, of which he had knowledge, should marry another woman, the later marriage will be void ipso facto. That is, no that fact being approved, that the second marriage will be void ab initio. तो सिंपली कोई ऐसा लॉ है, एग्जांपल में मैरिज का लिए हैं, सिंपली कोई ऐसा लॉ हो जाता है जिसमें ऐसा कंडीशन या फिर टर्म्स लिखा रहता है कि जैसे एग्जांपल में बेलमेंट में का केस ले लेते हैं। जैसे मैंने अपना प्रॉपर्टी जो अपना कॉपी जो है किसी को ट्रांसफ़र किया, फिर जो है ये तुम्हारा हुआ, तुम इसे पढ़ कर जो है मुझे वापस कर देना। जब वो मेरा इसमें डिस्क्रिप्शन में जो कंडीशन था कि इसे पढ़कर जो वापस कर देना, लेकिन वो जो है पढ़कर वापस नहीं किया, इसको डिस्पोज कर दिया बिना मेरे मर्जी का। मैंने ऐसा कंडीशन नहीं दिया था। तो सिंपली जो है वो अपने मर्जी के अनुसार जो काम किया सेकंड पर्सन, तो वो जो है वाइड एब इनिशियो होगा। जो कंडीशन, जो भी टर्म्स से कॉन्ट्रेरी जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कंडीशन या फिर कोई ऐसा टर्म्स, उसके अनुसार जो है काम करना ज़रूरी है। यदि नहीं करता है तो वो वॉइड होगा और प्लस उसके ऊपर जो है चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं। क्लियर है? लास्ट है अल्ट्रा वेसेस। इसका मतलब है विद इन द परमिटेड। अल्ट्रा वेसेस का जो है सिंपली मीनिंग है वो है विद इन दी परमिटेड पॉनर। इसको जो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये जो है ये बेलमेंट के जैसा ही सिमिलर मिलता जुलता जो एक लॉस है जिसको हम लोग प्लेस कहते हैं। ठीक है?
प्लेज में होता है क्या है, इसमें दो पार्टी होता है, पॉनर और पॉनी। पॉनर वो होता है जो अपना गुड्स जो है सेकंड पर्सन को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। पॉनर अपना जो गुड्स पॉनी को ट्रांसफ़र करता है, वो अपने पॉनी को एक सिक्योरिटी के रूप में पॉनर जो है उसे कुछ अमाउंट या फिर कुछ लोन लिया हुआ रहता है, और उसकी सिक्योरिटी के लिए जो है पॉनी उसे कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज के रूप में रखता है। तो इस केस में पॉनर और पॉनी के केस में जब तक पॉनर का कुछ पॉनर और पॉनी के बीच में जो सिंपली सेम इंटेंशन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस बीच में यदि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा किसी भी पार्टी का या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का इंटरफेरेंस हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इलीगल हो जाता है। क्लियर है? ये अल्ट्रा वेसेस मतलब होता है विद इन द परमिटेड ऑफ पॉनर। सिंपली जब पॉनर और पॉनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहता है, जो उसमें अलग से थर्ड पार्टी या फिर एक्स्ट्रा कोई पार्टी आकर उसमें इंटरफेरेंस करता है, तो वो सिंपली जो है पॉनर के स्कोप पर डिपेंड करता है और उसके लायबिलिटी पर डिपेंड करता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है रिपुडिएट कर दिए। क्लियर है? यहाँ तक आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगा, और आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो बस 5 to 7 टर्म बचे हैं, उसको क्लियर करके जो ये हमारा लीगल टर्म का जो वीडियो है वो टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले 3 पार्ट का जो है लीगल टर्म का 3 पार्ट का वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और सभी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मटेरियल नोट्स जो है रिटर्न में दिया गया है। ओके, थैंक यू।